नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हर दिन लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की 25 सबसे बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें। अग्निशमन विभाग में बड़े सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है। अब विशेष इकाइयां बनाई जाएंगी जो रासायनिक, जैवलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपट सकें। साथ ही सुपर हाई राइज्ड इमारतों में घटनाओं के लिए भी तैयारी होगी। इस दिशा में 98 राजपत्रित एवं 922 अराजपत्रित नए पद स्वीकृत हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर एक मिनी फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा ताकि गोल्डन आवर में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके। अवैध इलेक्ट्रिक बाड़ियों में खतरनाक रुझान। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई खेतों में अवैध बिजली बाड़ियां लगाई जा रही हैं, जिससे हाल ही में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। पीडब्ल्यूडी जोन वाराणसी के एडीजीपी ने किसानों को चेतावनी दी है कि ऐसे बाड़ियां गैर कानूनी है और जानहानि होने पर हत्या का मामला बन सकता है। उन्होंने किसानों को बांस, बाड़ा तार या जाल जैसी सुरक्षित पद्धति अपनाने का सुझाव दिया है। धान खरीदी अभियान 2025-26 की शुरुआत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद अभियान 2025-26 शुरू हो गया है। अब तक 1,37,166 किसानों ने यूपी किसान मित्र पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण कराया है। वहीं 3 से 4 हजार अधूरे या चालू क्रय केंद्र खुल गए हैं। लक्ष्य है लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का। एमएसपी क्रमशः 2,369 रुपए कॉमन धान और 2,389 रुपए ग्रेड ए प्रति क्विंटल तय हुआ है। भुगतान 48 घंटे के भीतर करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रशासनिक फेरबदल, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस फेरबदल के तहत राजधानी लखनऊ व अन्य प्रमुख जिलों में प्रशासनिक भूमिका बदलने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य विभागीय कार्यकुशलता बढ़ाना व समय समय पर प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय रखना बताया गया है। मिनी फायर स्टेशन एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर चौकी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी फायर चौकी स्थापित की जाए। इन चौकियों में फायर टेंडर व आपात रिस्पांस टीम होगी ताकि दुर्घटना या आग जैसी आपात स्थितियों में गोल्डन आवर में राहत कार्य हो सके। इस योजना के तहत नए स्थानों पर फायर यूनिट पहले ही तैनात हो चुकी हैं। कासगंज में 2 समुदाय के बीच खूनी संघर्ष। कासगंज जिले के सोरो कस्बे में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया, जिससे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और लाइसेंसी हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। लखनऊ और कानपुर में दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट। दीपावली के बाद लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कानपुर में भी स्थिति गंभीर है, जहां प्रदूषण स्तर 300 के करीब है। विशेषज्ञों ने लोगों को घरों में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है। इंडिगो की कोलकाता से श्रीनगर जा रही फ्लाइट 6E6961 में तकनीकी खराबी के कारण वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में ईंधन लीक की समस्या सामने आई थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें अन्य फ्लाइट से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश में अग्निशमन विभाग का आधुनिकीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है। अब विशेष इकाइयां बनाई जाएंगी जो रासायनिक, जीवलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपट सकें। साथ ही सुपर हाई राइज्ड इमारतों में घटनाओं के लिए भी तैयारी होगी। इस दिशा में 98 राजपत्रित एवं 922 अराजपत्रित नए पद स्वीकृत हुए हैं।
एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर एक मिनी फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा ताकि गोल्डन आवर में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके। अवैध इलेक्ट्रिक बाड़ियों के कारण मौतें, पुलिस ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अवैध इलेक्ट्रिक बाड़ियों के कारण हाल ही में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने किसानों को चेतावनी दी है कि ऐसी बाड़ियां गैर कानूनी है और जानहानि होने पर हत्या का मामला बन सकता है। उन्होंने किसानों से सुरक्षित विकल्पों जैसे बांस, बाड़ा तार या जाल अपनाने की सलाह दी है। ट्रंप की मलेशिया यात्रा, पीएम अनवर की कूटनीतिक चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मलेशिया यात्रा ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के लिए एक कूटनीतिक परीक्षा प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मलेशिया चीन और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है। ट्रंप की यात्रा से पहले मलेशिया ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया था और अब उसे अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। लिथुआनिया ने रूस के हवाई क्षेत्र उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लिथुआनिया ने रूस द्वारा अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। राष्ट्रपति गिटानास नौसेदा ने नाटो सहयोगियों से आग्रह किया है कि वे रूस की इस कार्यवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं। यह घटना रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण शुरू किया है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की याद में एक स्मारक निर्माण शुरू किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 600 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के पक्ष में लड़ते हुए मारे गए हैं। ये कदम उत्तर कोरिया की रूस के प्रति समर्थन को दर्शाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें रूस के छायादार तेल टैंकरों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात पर प्रतिबंध शामिल हैं। ये कदम रूस की ऊर्जा निर्यात क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं, ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस की सैन्य गतिविधियों को सीमित किया जा सके। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेलिसा कैरिबियाई क्षेत्र में धीमी गति से बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तूफान इस सप्ताहांत में हैती और डोमिनिकन गणराज्य में गंभीर बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी प्रेरणा से ही पिछड़े वर्ग के लोग आज राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने एनडीए सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए आगामी चुनाव में जनता से समर्थन की अपील की। चिराग पासवान ने महागठबंधन को धोखेबाज गठबंधन बताया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दोस्ताना मुकाबला जल्द ही बड़े झगड़े में बदल सकता है। उन्होंने महागठबंधन को धोखेबाज गठबंधन बताते हुए उस पर ईमानदारी की कमी और स्वार्थ एवं मंचवाद की राजनीति चलाने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बिहार चुनाव से बाहर होने की घोषणा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी ने कहा कि बिहार में उसे अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते उसने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जेएमएम ने बिहार में खुद को एक राज्य स्तरीय दल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असहमति बढ़ी। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असहमति बढ़ गई है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच सीटों के वितरण को लेकर विवाद सामने आया है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन की रणनीति पर सवाल उठाए।
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे जंगल राज की वापसी बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार की जनता के लिए एक गलत संदेश है और उन्होंने जनता से एक मजबूत और पारदर्शी सरकार की ओर बढ़ने की अपील की।